मुग्धा जी मंगलाचरण। हाँ करती हूँ। त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गब्भादु निगदे पणमुम निद्रे जीवठाणस्य मलिन गुण चूलियम वोच्छम। आचार्य पुष्पदंत और बुद्धमणि द्वारा विरचित षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन की धवला टीका की 16 पुस्तकों में से हमारी यहाँ पर वर्तमान में छठी पुस्तक, जिसका नाम है जीव स्थान चूलिका, उसके अंदर 8वीं चूलिका का प्रकरण चल रहा है। 8वीं चूलिका में बात चल रही है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। इसकी बात चल रही है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। यह जीव जब करण लब्धि में आता है तो पहले अधकरण होता है, फिर अपूर्वकरण होता है, फिर अनिवृत्तिकरण होता है। अनिवृत्तिकरण के जब समाप्त हो जाता है तब ये जीव प्रथमोषम सम्यक को प्राप्त करता है। अभी हमारी यहाँ पर छठे सूत्र में जो बात चल रही है वह यह है कि अभी अनिवृत्तिकरण का काल समाप्त नहीं हुआ है। अभी अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग तो काल बीत गया है, लेकिन कुछ भाग काल अभी रह गया। जब बिल्कुल थोड़ा सा काल रह जाता है तब आचार्य कहते हैं क्या करता है, देखिए अंतरकरण कहता है। अंतरकरण करता है, कब करता है? जब वो मिथ्या दृष्टि है और अभी उसको सम्यक की उत्पत्ति के पहले है, लेकिन निकट में करने वाला है। अंतरकरण करके क्या करता है कि जो काल, क्योंकि ये अनादि मिथ्या दृष्टि है, इसकी सत्ता में, हर एक सत्ता में मिथ्या कर्म पड़ा हुआ है, तो अब उसको अगर वो उसका उदय का अभाव कैसे होगा? कर्म का जब उदय आएगा तो उदय में आएगा ही आएगा। तो एक अंतरकरण की विधि है जो किसके द्वारा होता है? अनिवृत्तिकरण के विशेष परिणाम के द्वारा होता है कि जितने समय में इसको सम्यक उत्पत्ति का काल है उसके समय के जो निषेक है उनमें पड़े हुए कण परमाणुओं को अनिवृत्तिकरण के परिणामों के द्वारा ऊपर और नीचे कर इन निषेकों में परमाणु का अभाव कर देता है। मतलब वहां पर कोई भी मिथ्यात कणों के परमाणु नहीं होते। तो ये जीव जो है जब उस समय आता है तब इसके मिथ्यात कर्म के परमाणु नहीं होकर हम कहते हैं कि इसको प्रथमोषम सम्यक तो हो गया है। ये अंतरकरण प्रथमोषम सम्यक करने की ही प्रक्रिया है। आगे अंतरकरण कहाँ होता है बात, लेकिन अन्य में नहीं होता है, लेकिन प्रथमोषम सम्यक में अवश्य होता है। और कैसे होता है इसकी बात यहाँ पर चल रही थी। अब हमारे जो है उषा जी केकरा जो है आगे विषय को पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। हम यहाँ तो विष्णु की लाइन पढ़ रहे थे, हमने 6 लाइन पढ़ ली थी। अब यहाँ अर्थात के बाद अर्थात मिथ्यात कर्म का, अर्थात मिथ्यात कर्म की अंतर महोरत प्रमित नीचे की स्थिति को उल्लंघन कर उससे ऊपर की अंतर महोरत प्रमित स्थिति के निषेकों का उत्कीर्ण कर कुछ कर्म प्रदेशों को प्रथम स्थिति में क्षेपण करता है और कुछ को द्वितीय स्थिति में। रुकेंगे। अभी आपको पता है, लेकिन बता आप ही को समझाना, प्रथम स्थिति क्या है, द्वितीय स्थिति क्या है? जो प्रथम समय के निषेक है उनमें मिला देता है। नहीं, 5 नंबर 6 नंबर के जो निषेक है वो नीचे करता है। मेरा प्रश्न सुनिए, पहले प्रश्न सुनिए। प्रथम स्थिति क्या है और द्वितीय स्थिति क्या है? बोलिए अशोक जी, बोलो अशोक। नीचे के है जो नीचे के करता है और द्वितीय स्थिति है ऊपर जो करता है। बहुत बढ़िया। बोला अशोक जी ने बताया कि अधस्तन कहो या प्रथम स्थिति कहो एक ही बात है, ऊपरी स्थिति कहो या द्वितीय स्थिति कहो एक ही बात है, तो उसको दोनों का नाम है। हाँ बोलो जय श्री श्राम, बोलो बोलिए आप बोलिए, आपने हाथ रेज किया। जय श्री श्राम। उसको उनको सुनाई नहीं देना लगा। हाँ अब काला आया है, मतलब क्या समझना है? आवाज नहीं आ रही। समझना है, नेट कमजोर है उनका, नेट उत्कीर्ण कर। आपकी आवाज कट रही है श्राप जी। मतलब ऊपर नीचे फेंकना, उत्कीर्ण करना मतलब उत्कीर्ण करना मतलब कहना है कि ऊपर नीचे फेंक देना, उतने काल को निशे को ऊपर नीचे करना, उसी को उत्कीर्ण का। उत्कीर्ण हो गया, पास हो गया, वो मतलब वो उसमें अभाव हो गया, उन निषेकों में अभाव हो गया। देखो ये उत्कीर्ण शब्द पहले भी आया था, स्थिति कांडकोत्कीर्ण काल, मतलब जितने काल में वह कांडक होता है। यहाँ उत्कीर्ण काल मतलब जितने समय में अंतर होता है उसको कहेंगे उसका उत्कीर्ण काल।
फिर से जैसे अपने अंतर किया, जिन निषेकों में किया उसको तो कहा आयाम, लेकिन जितने काल में किया उस काल को कहेंगे उत्कीर्ण काल। जैसे मेडिकल कॉलेज को कब उत्तीर्ण किया? 5 साल में किया। तो कुसुम जी बंद जितना कर लीजिए। करेगा। कुसुम जी आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है। किसका आ रहा है? कुसुम जी का आ रहा है। हाँ। उसको कहेंगे उत्कीर्ण काल। क्या कहेंगे? उत्कीर्ण काल। चलो हमारे पढ़ रहे थे, आगे पढ़िए जरा, उषा जी हाँ पढ़िए। जी, ये पढ़ू ना। मिथ्यात् कर्म की अंतर मुहूर्त प्रमित नीचे की स्थिति को उल्लंघन कर उससे ऊपर की अंतर मुहूर्त प्रमित स्थिति के निषेकों का उत्कीर्ण कर कुछ कर्म प्रदेशों को प्रथम स्थिति में क्षेपण करता है और कुछ को द्वितीय स्थिति में। नीचे की अंतर मुहूर्त प्रमित स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं और जिन स्थितियों की अंतरकरण क्रिया की जा रही है उस अंतरकरण से नीचे की अंतर मुहूर्त प्रमित स्थिति को प्रथम स्थिति कहते हैं और अंतरकरण से ऊपर की स्थिति को द्वितीय स्थिति कहते हैं। इस कारण प्रति समय अंतरायाम संबंधी कर्म प्रदेशों को ऊपर नीचे की स्थितियों में तब तक देता रहता है जब तक कि अंतरायाम संबंधी समस्त निषेकों का अभाव नहीं हो जाता है। यह क्रिया एक अंतर मुहूर्त काल तक जारी रहती है। जब अंतरायाम के समस्त निषेक ऊपर या नीचे की स्थितियों में दे दिए जाते हैं और अंतरकाल मिथ्यात्व स्थिति के कर्म निषेकों से सर्वथा शून्य हो जाता है, तब अंतर कर दिया गया ऐसा समझना चाहिए। रुकेंगे, मतलब जब सारे निषेकों में अभाव हो गया तब कहेंगे कि इसका जो है अंतरकरण हो गया। चलिए उषा दोषी, आपको पढ़ना शंका। ये देखिए यहाँ पर मैंने पेज दिया है, दिखेगा आपको? शंका किसमें अर्थात कहां पर? किसमें अर्थात कहाँ पर या किस करण के काल में अंतर करता है? समाधान, अनिवृत्तिकरण के काल का संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर अंतर करता है। अंतकरण के प्रथम समय में अन्य स्थिति कांडक और अनुभाग को आरंभ करता है तथा अन्य स्थिति बंध आरंभ करता है। जितना स्थिति बंध का काल है उतने काल के द्वारा अंतर को करता हुआ गुण श्रेणी निक्षेप के अग्राग्र से अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष से लेकर नीचे असंख्यात भाग प्रदेशाग्र को खंडित करता है। गुण श्रेणी शीर्ष से ऊपर संख्यात गुणी उपरिम स्थितियों को खंडित करता है तथा अंतर के लिए वहां पर उत्कीर्ण किए गए प्रदेशाग्र को लेकर बंध में अर्थात उस समय बंधने वाले मिथ्यात्व कर्म में उसकी अबाधा कालहीन द्वितीय स्थिति में स्थापित करता है और प्रथम स्थिति में देता है, किंतु अंतरकाल संबंधी स्थितियों में निश्चित नहीं देता है। इस प्रकार किए जाने वाला अंतर किया गया अर्थात अंतरकरण का कार्य संपन्न हुआ। रुकेंगे, कुछ शब्द ऐसे आए जो नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं। अभी तक तो अंतरकरण तो आप सबको स्पष्ट हो ही गया था कि अंतरकरण की यहाँ बात तो हो रही थी, लेकिन अभी कौन सा चल रहा करण? अनिवृत्तिकरण चल रहा है। उसका संख्यात बहुभाग बीत गया है और ये अंतरकरण की प्रक्रिया करता है। तो जो कार्य उसने अधकरण और अपूर्वकरण में किए थे वो भी अभी चल रहे हैं। उस समय क्या कार्य चले थे? स्थिति बंधापसरण चल रहा था, स्थिति कांडक घात चल रहा था, अनुभाग कांडक घात चल रहा था, ये सब कार्य चल रहे थे वहां पर, अपन देखे चल रहे थे। तो यहाँ भी चलेंगे, वो चलेंगे। जब हमने देखा था कि वो गुण श्रेणी बना, जैसे अपूर्वकरण में क्या होता था, गुण श्रेणी बनाई थी। तो गुण श्रेणी बनाई, तो गुण श्रेणी कितनी बड़ी बनाई उसको कहते हैं आयाम। आयाम कितनी बड़ी बनाई? कब बनाई? अपूर्वकरण के पहले समय में। अब हम कहे कितनी बड़ी बनाई थी, तो कि उसने जितना अपूर्वकरण का काल है, अपूर्वकरण का काल कितना माना था अपन ने? 8 समय। अनिवृत्तिकरण का काल कितना माना था? 4। तो गुण श्रेणी 12 की नहीं थी, 13 की हुई थी, तो कुछ एक ऊपर था, तो वो क्या उसको बोलते हैं? गुण श्रेणी शीर्ष। उसको क्या कहते हैं? शीर्ष। 8 समय था किसका? अपूर्वकरण का। 4 समय था अनिवृत्तिकरण का। 16 समय था अधकरण का। 16, 8 और 4। लेकिन गुण श्रेणी कब बनाई थी राजू जी? अपूर्वकरण बनाई थी।
कितनी बड़ी बनाई थी? जितना काल अपूर्वकरण का है, जितना काल अनिर्वृत्तिकरण काल है, उससे कुछ अधिक बनाई थी। क्या बोल रहा हूं? गुण श्रेणी कब बनाई थी? अपूर्वकरण में बनाई थी। कितनी बनाई थी? जितना अपूर्वकरण का काल है, जितना अनिर्वृत्तिकरण का काल है, उससे कुछ अधिक। अपूर्वकरण का काल कितना था? 8 समय माना था अपन ने। अनिर्वृत्तिकरण का काल कितना था? 4 समय। 8 में 4 हुआ 12, तो 12 नहीं 13 की बनाई। कितनी बनाई उन्होंने? 13 की बनाई, बराबर बनाई। अब क्या हुआ कि अब अपन ने जो अंतरकरण किया वो कब किया? अनिर्वृत्तिकरण के अंतिम समय से लेकर सम्यक उत्पत्ति के अंतिम समय तक अपन ने निषेकों का अभाव किया, जो अपने यहां पर था 5 से 10 तक का अभाव किया था। तो वो जो गुण श्रेणी शीर्ष था वो किसमें पड़ा था? अंतरकरण का निषेक था। वो जहां अंतरकरण का वहां पड़ा था, क्योंकि अनिर्वृत्तिकरण का काल वही समाप्त हो जाता। अब मैं आपको समझाता हूं, ये देखिए, ये चौथे समय पर अनिर्वृत्तिकरण समाप्त हो रहा है और गुण श्रेणी का शीर्ष कितना था? अनिर्वृत्तिकरण से ज्यादा, तो मान लो 5वें निषेक तक का था। तो 5वां निषेक जो है ये गुण श्रेणी शीर्ष है और बाकी का तो निषेक था ही। तो जो अंतरकरण किया तो क्या कहते हैं? गुण श्रेणी शीर्ष को भी उसने एक अंतरकरण कर दिया, उसके अंदर उसमें निषेक जो बता दिया। ये अपन ने एक बात तो यहां बताई। दूसरी बात क्या बताई कि हमने कहा था जितने समय में ये अंतर करता है उस काल का नाम क्या है? अंतर्मूल, और उसको बोलते हैं अंतरकरण का काल। जब उसने यहां पर अंतरकरण प्रारंभ किया किसका? 5वें समय से निषेक को हटाने का। कब किया? यहां पर किया, दूसरे तीसरे समय में कहीं भी कर लिया। यहां पर यहां आते हुए संख्यात बहुभाग मिट गए तो यहां चालू किया। ये चालू किया तो टाइम कितना लगा? वो बोलते हैं अंतर्मुखकरण का काल। तो जितना काल है उतने काल में स्थिति बंधापसरण भी चलेगा, स्थिति कांडक घात भी चलेगा, और सबका समय एक है। जैसे 8 बजकर अंतरकरण प्रारंभ किया तो 8 बजे ही नया स्थिति बंधापसरण शुरू होगा, 8 बजे ही नया स्थिति कांडक घात होगा, और तीनों ही 8 अंतरकरण का काल 8:05 समाप्त हुआ तो तीनों ही एक साथ समाप्त हो जाएंगे। इतनी बात मैंने बोली है, हमारे मुग्धा जी हमको समझाएंगे। अंतरकरण का काल जितना था, हाँ, चलो फिर से इतने बताओ। समय मैं फिर से बताऊं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार करते हैं अपन, फिर से पढ़ते हैं। ऐसा करिए कि आप फिर से पढ़िए उषा दोषी, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। उषा तो फिर से पढ़ो। हाँ, अंतरकरण, उषा दोषी पढ़ना फिर से। अंतरकरण के अंतरकरण के प्रथम समय में अन्य स्थिति कांडक और अन्य अनुभाग कांडक को आरंभ करता है तथा अन्य स्थिति बंध आरंभ करता है। जितना स्थिति बंध का काल है उतने काल के द्वारा अंतर को करता हुआ गुण श्रेणी निक्षेप के अग्राग्र से अर्थात गुण श्रेणी शीर्ष से लेकर नीचे संख्यात भाग प्रदेश ग्रह को खंडित करता है। गुण श्रेणी शीर्ष से ऊपर संख्यात गुणी ऊपरी स्थिति को खंडित करता है तथा अंतर के लिए वहां पर उत्कीर्ण किए गए प्रदेशाग्र को लेकर बंध में अर्थात उस समय बनने वाले मिथ्यात्व कर्म में उसकी अबाधा कालहीन द्वितीय स्थिति में स्थापित करता है और प्रथम स्थिति में देता है, किंतु अंतरकाल संबंधी स्थितियों में निश्चयतः नहीं देता है। इस प्रकार किए जाने वाला अंतर किया गया अर्थात अंतरकरण का कार्य संपन्न हुआ। हाँ, पढ़िए, आपके वो स्लाइड में समझा देना, वो बहुत अच्छे से समझा रहे थे, मेरा मिस हो गया था, मैं अभी आया हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ। जी पढ़िए। ये मैंने पढ़ा यहाँ पर कि सत्ता में पड़े हुए कर्म की रचना त्रिकोण होती है, और ये नीचे की लाइन बताई, इसको बोलते हैं आबादा काल। जो अपन ने 16 समय माना था और ऊपर टोटल 64 समय माना था और 48 निषेक पड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पर कम ही 48 थोड़े, ये सब एक एक करके निषेक पड़े हुए हैं। मान लीजिए अब ये ऐसे पड़े हुए हैं, हमने यहाँ पर ये सत्ता में पड़े हुए निषेक को, ऐसे सब निषेक को यहाँ पर लेफ्ट में दिखाया, और हमने माना कि जो एक निषेक है ना, 1 नंबर का निषेक, यदि इसके नीचे और माइनस और निषेक है बहुत सारे, लेकिन 1 नंबर का निषेक कब है? जब अनिर्वृत्तिकरण का संख्यात बहुकाल बीत गया है और अब हम क्या करने वाले? अंतरकरण करने वाले। तो पहला निषेक है अनिर्वृत्तिकरण के, जब संख्यात बहुकाल पर आ गए तो मतलब नंबर 1 निषेक पर अपन है यहाँ पर,
और मान ला अनिर्वृत्तिकरण का जब बचा हुआ काल बीत जाएगा तब जीव को प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति होगी। माना कि हमने 5वें समय पर जीव को प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति होनी है और वह जीव 5वें से 9वें समय तक वह प्रथमोषम सम्यक्त रहेगा। तो 4 समय हो गए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अब इतने समय के जो निषेक है, अगर इन निषेक यहाँ पड़े रहेंगे तो ये तो उदय आएगा, तो मिथ्यात कर्म का उदय पड़े हुए हैं तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। तो सम्यक दृष्टि कैसे बनेगा कि अनिवृत्तिकरण के परिणाम से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें तो लिया, कुछ और लेते हैं हमेशा थोड़ा करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं ना, तो जो ऑपरेशन करना होता है तो जितने एरिया करना उसे 2-3 सेंटीमीटर आधा लेकर करते हैं। एकदम जहां तक अच्छा पार्ट और बुरा पार्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तो अपने प्रज्ञा छेने वाला करता है, वो डॉक्टर, अध्यात्म डॉक्टर करता है। लेकिन ये मेडिकल डॉक्टर होंगे तो जितना खराब पोर्शन है उसके साथ में 1% कम से कम लेंगे, लेकिन कोई आगे का करेंगे फिर वहां पर चीरा लगाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है हमको 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें समय के निषेध को हटाना है। लेकिन वो क्या करेंगे, मान लो 9वें में हटा कुछ हो गया तो 10वें तक के ले लेंगे, तो उसका पूरा का पूरा निषेध को अभाव करना। अभाव करने का क्या मतलब है कि जो अनिवृत्तिकरण परिणाम से इन निषेध को जो पड़े कर्म परमाणु है, या तो वो 10वें से ऊपर वाले 11 से ऊपर के निषेध में चले जाएंगे या 5 से नीचे वाले निषेध में आ जाएंगे। और ऐसा करेगा तो एक समय में नहीं हो जाएगा, उसका काल है, वो काल भी अंतर्मूर्त है, उसको कहते हैं अंतरकरण का काल। अंतरकरण के काल में होगा तो ये अभाव हो जाएगा। और जब वह जीव 5वें समय पर आएगा तो उसके बाद मिथ्यात्म कर्म का एक भी उदय नहीं मिलेगा, तो वो सम्यक दृष्टि जो प्रथमोषम सम्यक का काल है उस समय सम्यक दृष्टि होगा। ये हमने बताया था। फिर क्या होगा, जब प्रथमोषम सम्यक का काल होगा और मान लो उसके मिथ्यात्म का उदय आना तो पहले गुणस्थान होगा, तो ऊपर के निषेध आकर जो जितना अंतर्करण बाकी था, यहाँ कितना बाकी रहेगा, केवल एक समय बाकी रहा था अपना, कि 9 तक था, 9 तक तो प्रथमोषम काल था। मैंने एक माना, बड़े एक नहीं होगा, कई होंगे, तो जितना काल था 10 समय यहाँ पर था, 10वां समय, तो उसमें वापिस कर्म परमाणु जाएंगे। 9वें समय जैसे प्रथमोषम समय खत्म हुआ, ये जीव गिरकर मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो उसका मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा। अब ये तो बात बताई कि ये कार्य, अभी नया कार्य शुरू किया। अब आचार्य बोलते हैं कि पिछला जो कार्य कर रहा था वो भी चलेगा, वो सारा चलेगा। पिछला कार्य क्या कर रहा था, स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। देखिए स्थिति बंधापसरण का काल जितना है वही काल स्थिति कांडक घात का है, और वही काल अंतरकरण काल का काट लेंगे, यहां पर जो लेंगे उतना ही काल एक का बराबर है। लेकिन अनुभाग कांडक घात कहीं हो जाते हैं, मतलब एक स्थिति बंधापसरण के काल में कहो या स्थिति कांडक घात में कहो, कई अनुभाग कांडक घात हो जाते हैं। मतलब अनुभाग घटने वाले कांडक कई होते, उनका आयाम जो होता है ना, वो मतलब काल जो होता है छोटा होता है। मतलब एक स्थिति कांडक के काल में मान लिया उसका 16 समय है, तो 16 समय में एक स्थिति कांडक होगा, लेकिन इसके मान लो 20 अनुभाग कांडक हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, मान लो 8 हो जाएंगे। 2 समय का हुआ तो 8 कांडक हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा कांडक हो जाते हैं। ये सब काम साथ साथ में चलता रहेगा। अब क्या हो रहा था इस समय, ये तो चलेगा ही चलेगा, इसके साथ में वो क्या कर रहा था कि ऊपर के पड़े हुए कर्मों को अपकर्षण करके गुण श्रेणी आदि में भी दे रहा था। तो अब वो देगा नीचे गए, लेकिन यहां बोलते कि वो अंतरकरण करना है ना, तो वहां पर नहीं डालेगा। वो क्यों कि अपन कहेंगे यहां तो अभी मैंने कचरा निकाल रहे हैं, यहाँ कोई नया कचरा डालते हो, डालना तो बाल्टी में उधर डालो। मुझे 5 नंबर से 11 नंबर तक के निषेध तो वैसे साफ करने, और आपने ऊपर, मैं तो साफ कर रहा हूं और आप ऊपर के अन्य कमरे से लाकर उसी कमरे में कचरा डालते रहेंगे। मतलब ऊपर का कर्म को कचरा कह रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ऊपर के निषेध यहां नहीं डालेगा, मतलब कहां डालेगा, नीचे में डालेगा। ये बताया नीचे भी डालेगा या ऊपर वहां डालता रहेगा, लेकिन अंतरायम के अंदर नहीं डालेगा, ये बात उन्होंने बताई है। ठीक है, चलिए। पंडित जी, अंतःकरण का काल है तो इसका मतलब 5 से नीचे का हुआ। अंतःकरण का काल नहीं, एक होता है अंतःकरण का काल, मतलब जिसको कहते हैं कितने निषेधों में अभाव किया, 5 से लेकर 11 तक अभाव किया, लेकिन अभाव वो कहलाएगा। टाइम कितना लगा, 5 लगा, हो सकता 2 समय में क्या होगा, 3 समय में क्या होगा। तो अंतःकरण का आयाम जितने निषेधों में कर्म परमाणु का अभाव करते हैं उसको कहते हैं अंतःकरण का आयाम। उस अंतःकरण, तो अपने उदाहरण में 5 से 10 हो गया, अपने उदाहरण में। अब उसको करने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं अंतःकरण काल लगता है। हाँ, वो कौन सा होगा, 2 से 4, कुछ मतलब 5 से तो नीचे ही होगा। की बात नहीं है, कोई भी अंतर्मूर्त, वो भी अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त के अलग अलग है।
वो भी एक अंतर नहीं हुआ। मेरा मतलब 5 से पहले होगा ना, 5 में जब जब वो हटाया सम्यक्त हुआ उससे पहले ही हो चुका होगा ना अंतःकरण का काल। कर रहा है, पहले कर रहा है, ये 1 से लेकर 5 4 के समय में ये सारा कार्य कर रहा है। ये हाँ 4 समय के पहले हम कार्य कर रहा है। अब ये मिथ्या जी। दृष्टि है, अनिर्दिकरण है। अब ये चौथे समय में नहीं आया, मतलब पहले दूसरे तीसरे में कार्य कर रहा है। ये पहले समय से करके कर रहा है और तीसरे समय तक कर देगा, चौथा तो लास्ट समय इसके है ना, क्योंकि उसके बाद 5वें तो उसको पूरा करना है। तो ये जितने समय में करता है उसको बोलते हैं अंतःकरण काल। लेकिन इस समय में स्थिति बंधापसरण भी होगा और ये होगा, इस तो इन सबका काल समान है, सबका काल समान है। पंडित जी अगर 10वें के बाद अगर वो जीव प्रथमोपसम सम्यक से वेदक सम्यक में चला जाएगा तो वो 11 12 13 14 वाले भी हटे ही रहेंगे। नहीं, वो जो प्रतिमा है ना वहां पर क्या करेगा, ये अभी जो नेक्स्ट सूत्र आएगा ना उसमें बताएंगे, वो बात आगे आने वाली है कि मिथ्या कर्म के अच्छा जी। 3 टुकड़े कर देगा। अभी उसको कहेंगे उपशमकरण करेगा, अभी अंतःकरण करता है, उसके बाद में उपशमकरण करेगा। तो उपशमकरण करेगा तो क्या करेगा कि जो ऊपर के जो पड़े ना 11 नंबर से ऊपर के निश्चय मिथ्या पड़े हैं उसको उस परिणाम से वो 3 टुकड़े कर देगा, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व, मतलब दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अभी एक ही है तब 3 प्रकृति हो जाएगी। तो 11वें समय में तीसरे समय में अगर मिथ्यात्व का उदय आया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, 11वें समय में सम्यक का उत्पन्न आया तो वेदक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, 11वें में ये हो गया। लेकिन जैसे प्रथमोपसम सम्यक का काल इसका कितना था, 9 समय तक था, ठीक है ना। लेकिन अगर 8वें समय में अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो वो दूसरे गुण स्थान में आ गया। अभी प्रथमोपसम सम्यक का काल कब चल रहा है, 5वें 6वें 7वें और 8वें नंबर में चल रहा है। अभी मान लो 7वें समय में या 8वें समय में इसका अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो प्रथमोपसम समय का काल तो चल रहा है कि 9 समय में खत्म होगा तो ये जीव गिरकर दूसरे गुण स्थान में आ जाए। ये पूरा 10वें समय 10 समय पार कर लिया, 11वें में आया और 11वें में अगर इसके मिथ्यात्व का उदय आया तो पहला गुण स्थान हो जाएगा, मिश्र का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा, या सम्यक का उदय आया तो वेदक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ये मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की। आचमन समझाएंगे अब क्या क्या चल रहा है प्रकरण अपना। आ गया जी, समझ में आ गया पंडित। यहाँ पे अंतःकरण की जो क्रिया है उसमें जो जीव है वो एक से जो 5 4 तक के जो निषेक है उन 4 समयों में वो अंतर करना प्रारंभ करता है। वो अपनी बात हो गई, अंतःकरण करने का, अंतर करने की बात हो गई। अभी जो नई बात चल रही है कि इस अंतःकरण में क्या करता वो बताइए। इस अंतःकरण में वो स्थिति कांडक भी करता है, क्या करता है, स्थिति बंधावसरण भी करता है, स्थिति कांडक घात भी करता है, अनुभव कांडक घात भी करता है। एक स्थिति कांडक घात में बहुत सारे अनुभव कांडक घात भी हो जाते हैं और इन सब में समय सारा अंतर्मुहूर्त ही लगता है। सबका समान। आपने बताया कि अगर कोई जो है तो जिसके के सम्यक के मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है और उसके बाद सम्यक काल उसका 5 से लेकर 10 तक है और उसके बीच में अगर उसको 8वें स्थान पर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो सासाधन गुण स्थान में चला जाएगा। अगर ऊपर सम्यक तो प्राप्त कर लिया और सम्यक मिश्र का उदय सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया गुण स्थान में चला जाएगा और अगर उसको सम्यक प्रकृति का उदय आया तो वेदिक सम्यक हो जाएगा। मैंने जो अपने पढ़ा ना क्या प्रथमोपसम सम्यक के काल में, बहुत बढ़िया आपने अच्छा बताया। प्रथमोपसम सम्यक के काल में एक समय अच्छा अवली रहता है ना तब वो जीव का अगर अंदर के साधारण गुण स्थान में आता है। तो अपन ने छोटी समदृष्टि बनाई है, मतलब ये नहीं यहाँ पर छोटी सी समझाने के लिए बताया था कि समझ में आ जाए। लेकिन अपना प्रथमोपसम काल क्या चल रहा है, 5 6 7 8 और 9। इस काल अभी 9 समय तक नहीं आया, उसके पहले अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा। अगर 11 पर आ गया तो यहाँ पर जब तक वो आएगा ना यहाँ पर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर इस समय में उपशमकरण भी चालू कर देगा जो आगे के सूत्र में बताएंगे। तो यहाँ पर 11वें में आया, अगर उसके मिथ्यात्व का उदय आया तो पहला गुण स्थान, मिश्र का आया तीसरा गुण स्थान, वेदक का आया तो चौथा गुण स्थान हो जाता है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। चलिए उसका फिर यहाँ पे 10वें 11वें में प्रथमोपसम सम्यक खत्म हो जाएगा। प्रथमोपसम सम्यक 11वें में 10वें तो प्रथमोपसम सम्यक का काल समाप्त हो जाएगा। अब वो या तो वेदक सम्यक रहेगा या पहले उसको पहले में आना पड़ेगा या तीसरे में आएगा। दूसरे का चांस भी चला गया उसका, दूसरे का चांस तो उसके जब 7वें 8वें में था तभी होगा, 9वें के बाद में वो भी चांस नहीं है। तो 7वें 8वें में है प्रथमोपसम सम्यक का काल चल रहा है, अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरे में आ जाएगा। लेकिन 10वां समय क्रॉस कर लिया और 11वें में आ गया तो उसके बाद तीन ही रास्ते
या तो पहले गुणस्थान में जाएगा, या ये तीसरे में आएगा, या चौथे में वेदक समदृष्टि हो जाएगा। मेरे ख्याल से चार्ट से बहुत चीजें अपने को समझ में हो गई। गुणस्थान की बातों को समझने के लिए अच्छा है, मैंने छोटा सा लिया था, लेकिन आपको बहुत लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक बार अशोका जी पूरा प्रोसेस समझाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ अशोका जी, आपको समझाना पूरा, हमको थोड़ा समझ जाइए। अच्छा जी, ये इसका इस समय में, जिस समय में ये निषेकों को ऊपर नीचे कर रहा है, उस समय में इसके इसी बंधापसरण जो अपूर्वकरण से चल रहा है, तो अधपूर्वकरण से भी चल रहा है, कि वो भी चल रहा है, स्थिति कांडक घात भी चल रहा है, अनुभव कांडक घात भी चल रहा है। और तो एक एक स्थिति कांडक घात के में जो है, मान लीजिए 16 समय है, तो उसके अंदर में अनुभाग कांडक घात के 10-10 अनुभाग कांडक घात भी हो जाते हैं चलो, उस समय में। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो उषा तो थोड़ा आगे पढ़ो, फिर अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ो थोड़ा। हाँ, ये अपना हो गया अंतःकरण का काल संपन्न हुआ। अब चलो आगे। हाँ, पेज नंबर 233 पर आते हैं। थोड़ा अंतःकरण समाप्त होने के समय से ये उपशामक होता। अब ये बात बताता, अंतःकरण जो समाप्त हो गया, अंतःकरण समाप्त हो गया तो उपशामक वो लेकर वह जीव उपशामक कहलाता है। शंका, यदि ऐसा है, अर्थात अंतःकरण समाप्त होने के पश्चात वह जीव उपशामक कहलाता है, तो इससे पूर्व अर्थात अधः प्रवर्तकरण आदि परिणामों के प्रारंभ होने से लेकर अंतःकरण होने तक उस जीव के उपशामक पने का अभाव प्राप्त होता है। समाधान, ये क्या पूछे बताता हूँ। पहले मैं शंका ही बता देता हूँ, शंका सुन के समाधान पढ़ने में मजा आएगा। अब इन्होंने क्या कहा, अंतःकरण अभी मिथ्या दृष्टि है, अभी अंतःकरण पूरा हुआ, लेकिन अभी भी ये मिथ्या दृष्टि है, अभी कुछ समय बाकी अनिर्वृत्तिकरण काल का। और ये कहता है कि ये उपशामक शुरू हो गया। क्या हो गया, ये उपशामक शुरू हो गया। अभी ये वहां पर नहीं आया, 5 नंबर पर नहीं आया, ये 4 नंबर के नीचे ही है। मतलब अंतःकरण इसको दूसरे तीसरे नंबर पर समाप्त हो गया, तो बाकी वहां बचा है, उसमें कहते हैं उपशामक होता है। तो शंकाकार ने पूछा, गुरुजी आपने तो मुझे बताया था 8वें गुणस्थान का नाम क्या है, क्या बताया था? बादर सांप्राय शुद्धि प्रविष्ट शुद्धि संयत शामक और शामक और शपक। और आप बोल रहे हैं कि अनिर्वृत्तिकरण में उपशामक बनता है। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो अपने याद कर लिया था कि अपूर्वकरण के गुणस्थान को बोलते हैं। आपने याद किया था अपूर्वकरण गुणस्थान के नाम क्या होता है? बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत शामक और शपक। शामक तो आप बोल रहे हो, और आप अनिर्वृत्तिकरण तो पहले वाला रॉन्ग हो गया, मतलब वे तो नहीं होता वहां पर। तो देखो, ये उपशम श्रेणी में उपशामक कहना ये उपचार से, कोई नियम से, मेडिकल कॉलेज में पहले साल में जो प्रविष्ट हुआ है उसको कहना है कि ये डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर कब बनेगा? जब आगे चल के करेगा। तो उपशामक का कार्य भी, और पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले में इंजीनियरिंग का कार्य नहीं पढ़ाते हैं, जनरली पढ़ाते हैं उसको। तो अपूर्वकरण वाला दूसरे में जाएगा, आगे जाएगा, तब काम उसका वास्तव में शुरू होता है उपशामक। तो ये यहाँ पर शुरू हुआ है, तो वहां पर तो केवल नहीं की अपेक्षा से कह दो, अपेक्षा से कह दिया था कि नियम से कार्य करने वाला, इसलिए उपशामक है। और जब 11वें में आ जाता, जब उपशांत कर लेगा, तब उसको फिर उपशामक नहीं करने वाला नहीं कहेगा, अब तो डॉक्टर बन गया, अब उसको मेडिकल स्टूडेंट नहीं कहेंगे, उसको डॉक्टर कहेंगे। उपशामक को फिर उसने उपशम का कार्य कर लिया। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, जब इस सूत्र में कहा कि अब उपशामक करता, अंतःकरण करने के बाद में यह जीव उपशामक का कार्य करता, उपशामक होता है। तो शंकाकार ने शंका पूछी है, उषा दोषी आपको बताना है कि क्या उसने शंका पूछी, वो समाधान करते पड़ी। अंतःकरण समाप्त होने के पूर्व भी वो जीव उपशामक ही था, किंतु मध्य दीपक करके शिष्यों के प्रतिबोधनार्थ यह दर्शन मोहिनी कर्म का उपशामक है। इस प्रकार इरथी वृषभाचार्य ने अपनी कषाय पहुड़ चुनने के उपशामना अधिकार में कहा है, इसलिए ये वचन अतीत भाग के उपशामकता का प्रतिषेध नहीं करता है। इन्होंने किसका दिया? कषाय पाउड का दिया। कषाय पाउड अलग है गुणभद्र आचार्य का। उन्होंने तो क्या माना है कि अपूर्वकरण से भी उपशम शुरू कर देता है, तो अतीत काल में भी उपशामक था, तो इसमें कहने में कोई भी बात नहीं है। लेकिन यहां पर तो इन्होंने जो भूतबली आचार्य ने सूत्र लिखा है, उन्होंने लिखा अंतःकरण करने के बाद में उपशामक होता है। भूतबली आचार्य ने क्या लिखा? अंतःकरण करने के बाद में उपशामक होता है। तो जो शिष्य ने पूछा था, उसका बोला कि गुणभद्र आचार्य ने कषाय पाउड के अंदर ये बोला अपूर्वकरण में भी उपशम का होता था, अतीत काल में भी उसको उपशामक मानने में कोई भी नहीं है। लेकिन जो उपशम का कार्य अब पूरा होगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ,
प्रथम स्थिति से और द्वितीय स्थिति में तब तक का क्या गाल आगाल प्रत्यागाल होते रहते हैं वो तो होते रहते हैं जब तक कि आवली और प्रत्यावली मात्र काल शेष रह जाता है। अब देखो दो चीज हो गया, ये नई चीज आ गई। प्रथम स्थिति से आगाल और प्रत्यागाल, क्या नाम आया? आगाल और प्रत्यागाल। ये कोई काल महाकाल की बात नहीं है। आप काल महाकाल वो नहीं है, ये क्या है? आगाल और प्रत्यागाल। मतलब क्या हो रहा है कि जो ऊपर के निषेक, जो निषेक को अभाव किया था, कुछ निषेक को ऊपर डाल देते हैं, कुछ निषेक को निषेक डाल देते हैं। अब क्या होगा कि दौड़कर कुछ निषेक जो नीचे से वापिस ऊपर चले जाएंगे। कहां पर? अंतःकरण के अभाव में नहीं, ऊपर की स्थिति में। कुछ ऊपर की स्थिति में नीचे चले जाएंगे, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्योंकि अपकर्षण होके नीचे से जाएंगे, उनका उत्कर्षण हो रहा है। ऊपर से आया उनका अपकर्षण, नीचे वालों का उत्कर्षण हो रहा है। क्या बता रहे? देखो ये जो चीज है, ये जो निषेक पड़े थे, यहां पर पड़े थे, तो मैंने देखा इसका क्या हुआ, नीचे आया तो इसका हो गया प्रत्यागाल, और ये ऊपर यहां जो पड़ा था उसको आया ऊपर चला गया। अंतःकरण की बात नहीं कर रहे हैं, अंतःकरण से साफ किया था, लेकिन ये कौन उठा के वापस ऊपर चला गया, यहां से आकर नीचे आ गया। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं आगाल और प्रत्यागाल। ये प्रारंभ में चलता रहता है और ये भी थोड़ी देर के बाद में बंद हो जाता है, थोड़ी देर के बंद होता है। मतलब क्या हुआ कि आप जिस कमरे का कचरा निकालते हो, तो इधर वाले कमरे में भी फैन चल रहा था, उधर वाले कमरे में भी फैन चल रहा था, बीच में आप कचरा निकालते हैं, तो क्या होगा? थोड़ा कचरा इधर से आ गया, थोड़ा इधर से आ गया। मतलब कुछ इमेजिन करो कि इधर से नीचे ऊपर चले गए, ऊपर के नीचे नीचे के आ गए, लेकिन फिर बाद में क्या होगा? अंतर्गत थोड़ी देर के बाद में वो भी बंद हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आई है। मतलब हम सोच नहीं सकते कि क्या क्या बातें जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में आई है और कितनी सूक्ष्म बातें आई है। तो यह बताया प्रत्यागाल और आगाल की बात बताइए। चलिए उषा में थोड़ा आगे पढ़िए। विशेषार्थ। विशेषार्थ प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति की परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है। अपकर्षण के निमित्त से द्वितीय स्थिति के कर्म प्रदेशों का प्रथम स्थिति में आना आगाल कहलाता है। उत्कर्षण के निमित्त से प्रथम स्थिति के कर्म प्रदेशों का द्वितीय स्थिति में जाना प्रत्यागाल कहलाता है। आवली ऐसा सामान्य से कहने पर भी प्रकरणवश उसका अर्थ उद्यावली लेना चाहिए तथा उद्यावली से ऊपर के आवली प्रमाण काल को द्वितीयावली या प्रत्यावली कहते हैं। अब अंतःकरण करने के पश्चात मिथ्यात्व की स्थिति आवली प्रत्यावली मात्र रह जाती है, तब आगाल प्रत्यागाल रूप कार्य बंद हो जाते हैं। ये ऐसा होता है, लेकिन जब आवली अंतःकरण करने के बाद में मिथ्यात्व की स्थिति जो जितनी रह जाती है, कितनी रहती है? आवली मात्र रह जाती है, उतनी नीचे जाती है, तब ये बंद कार्य को बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया? प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति। बताइए ममता दोषी, कुछ समझाएंगे आप? सरल थोड़ा सा शब्द के क्या क्या बता रहे हैं? प्रथम स्थिति माने 1 से 4 हाँ। 1 से 4 समय जो निषेक है वो प्रथम स्थिति हो गई। बहुत बढ़िया। और 10 के ऊपर के जो है वो द्वितीय स्थिति हो गई। बहुत बढ़िया। मतलब आपको चार्ट से मुझे लगा आज अच्छा रहा, ये चार्ट मैंने निकाल दिया। क्या ये चार्ट गुलिस्तान की क्लास का था, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया। मेरे को लगता है आप लोगों को चार्ट से अशोका जी बताएंगे, चार्ट में बड़ा स्पष्ट हुआ आज। हाँ जी बहुत हुआ। पूरा अंतरकरण भी पूरा दिखाई दे रहा है पूरा, और पूरा समझ में आ रहा है। उसके निषेक भी शैतान बच्चों की तरह ऊपर नीचे जा रहे हैं। चार्ट से ही ज्यादा समझ में आया है। हाँ जी पूरा आ रहा है। नहीं तो 2-3 दिन ऐसे चल रहा था अपना। नहीं चलिए पढ़ते आगे और पढ़ते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पर ये काल 2 आवली रह गया ना मात्र। हाँ, उद्यावली और प्रत्यावली बोला ना, दो आवली मात्र काल रह गया। दोनों अलग अलग है। प्रत्यावली आगाल प्रत्यावली दो आवली की बात कर रहे हैं, जब शेष रह जाएगी। ठीक है ना? तथा उद्यावली से ऊपर आवली प्रमाण काल को द्वितीयावली या प्रत्यावली कहते हैं। आवली प्रमाण काल को एक आवली हो गई, उसको द्वितीयावली कहें या प्रत्यावली कह दो, है ना? आवली और प्रत्यावली, उसमें आगाल और प्रत्यागाल कहलाता है। अब अंतरकरण करके पश्चात मिथ्यात्व की स्थिति आवली। क्या कह रहा है ये मैं बताऊं, इसमें बताऊं, आपको बताऊं। ये अपने बहुत छोटे माने समझाने के लिए, लेकिन इस 4 निषेक बहुत बड़े हैं। इसमें एक आवली भी है, दूसरी आवली भी है, उसको उन्होंने प्रत्यावली कहा, और उसके बाद में भी निषेक पड़े हुए हैं। मतलब जो 4 निषेक है ना, वास्तव में अंतर्मूर्त है। ये भी अंतर्मूर्त है, तो बहुत सारे निषेक है। ये तो इतने छोटा इसलिए लेना पड़ा कि अपने को अंतरकरण समझ में आ जाए।
लेकिन जो 1 से 4 निश्चय के वो भी अंतर्मूर्त है, जो बीच वाले हैं वो भी अंतर्मूर्त है, और ऊपर जा रहे हैं वो तो है ही है, बहुत बड़े है ही है, मतलब वो तो पड़े हुए नित्यात्म अंत कोणाकोटि सागर की क्योंकि प्रायग लब्धि जो स्थिति की है उसके चल रहा है, स्थिति कांड का जितना भी हो गया। अपन ने कहा था अंत कोणाकोटि के हाथ से संख्यात 1000 कुछ कम कर दिया था, सूत्र आया था उसमें, वो बात है सागरोपम कम कर दिया था, लेकिन हे तभी बहुत ज्यादा ऊपर पड़े हुए हैं, यही बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। चलिए इसके पश्चात पढ़िए, इसके पश्चात अर्थात आवली प्रत्यावली मात्र काल शेष रहने के समय से लेकर मिथ्यात्व की गुण श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि उस समय में उद्यावली से बाहर कर्म प्रदेशों का निक्षेप नहीं होता है, किंतु आयु कर्म को छोड़कर शेष समस्त कर्मों की गुण श्रेणी होती रहती है। उस समय प्रत्यावली से ही मिथ्यात्व कर्म की उदीर्णा होती है, किंतु एक आवली के शेष रह जाने पर मिथ्यात्व कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, तब यह जीव चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि हो जाता है। क्या मतलब हुआ ये कि अभी आपको 4 समय मत लो, अभी काफी समय पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, काफी समय पड़े हुए हैं, अब अपने आगे समझना। तो नीचे की जो एक आवली का समय उसको बोलेंगे उद्यावली, उसके और भी समय उसको उन्होंने बोला प्रत्यावली, ऊपर वाली को क्या बोलते हैं प्रत्यावली बोल दिया उन्होंने। जब प्रत्यावली चल रही आगे रह गया है उदय वाली के, तो अब क्या होगा, गुण श्रेणी निर्जरा भी बंद हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है उद्यावली के ऊपर बन रही थी गुण श्रेणी बन रही थी, गुण श्रेणी वगैरह बन रही थी, ऊपर के नीचे आ रहे थे, और उद्यावली में आ गई है, अब प्रत्यावली रह गई, मतलब प्रत्यावली ही उद्यावली बन गई है। प्रत्यावली काल शेष रह गया ना, दूसरा काल रह गया, उतना ही शेष रह गया, तो अब क्या होगा एक एक निषेध खिलेगा, एक एक निषेध खिलता जाएगा, और उसके बाद में ये हो गया, मतलब एक प्रत्यावली काल शेष रह जाएगा, तब जो है इसका क्या होगा, गुण श्रेणी भी बनना बंद हो जाएगी, और एक एक कर जो है उसके निषेध खिलने शुरू हो जाएंगे। ये बात उन्होंने यहां पर बताई है। बहुत कितनी बातें हैं, कितनी बात करें। एक और नया शब्द आया जी, अब तक तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि सुना था, चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि भी आया। हाँ, चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि है, मतलब आखिरी समय चरम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि, उसके बाद में वो होने वाला है लास्ट डे ऑफ द कॉलेज, लास्ट डे ऑफ द मिथ्या। और ये जो मिथ्यात्व का जो नया कर्म बंध है उसकी भी उदीर्णा नहीं होगी, क्योंकि उसका काल ज्यादा बंधेगा। अब ये उद्यावली का समय तो 17 से 32 पॉइंट है, दूसरी उद्यावली का तो 16 की पहली थी, 16 की दूसरी है, तो मिथ्यात्व कर्म की भी उदीर्णा नहीं होती, इसलिए कहा उन्होंने। ऐसा है ना, जब मिथ्यात्व में आवली में आ गए ना, तो अब उन कर्मों का कुछ भी नहीं होगा, एक एक करके उसके निषेध करेंगे, वो प्रत्येक उठते रहेंगे ना। अपन ने शुरू किया था 1 से किया था, अपन 2-3 पर आ गए, अब अंतःकरण भी हो गया है, एक आवली मात्र शेष रह गए, तो उसको एक एक करके निषेध खिलेगा, ठीक है ना। हाँ, अभी अपन जितना समझे ना, अब उसको ज्यादा समझकर जो समझा उसको भूलने का प्रयास मत करो। आज का दिन अपना अच्छा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा है, आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे प्रश्न बनाकर उसको मत समझो कि आज अपने को अंतःकरण वगैरह समझ में आ गया है, तो पिछले कई बातें अपनी चली गई है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो अब राजेश भैया, हाँ ये मधु जी ग्वालियर आ गए, चलिए मधु जी ग्वालियर आगे के सूत्र पढ़ना, सूत्र नंबर 7 पढ़िए, मिथ्यात् कर्म, सूत्र नंबर 7 पढ़िए मधु जी ग्वालियर। मिथ्यात्व की प्रथम, चलिए पढ़ लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए राजेश भाई, पढ़िए। मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति बतलाकर मिथ्यात्व कर्म के 3 भाग करता है, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्। इस सूत्र के द्वारा मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति को बतलाकर सम्यक को प्राप्त होने के प्रथम समय से लेकर उपरिम काल में जो व्यापार अर्थात कार्य विशेष होता है वह प्ररूपण किया गया है। रुकेंगे, सूत्र पढ़ना है, ये सूत्र नंबर 7। दूढ़ भट्टे दूढ़ मिच्छतम भागम करेदि सम्मतम मिच्छतम सम्मा मिच्छतम। ये ओहट्ट बढ़कर टेदुण, ओहट टेदुण मिच्छतम, ओहट टेदुण आधार